नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 25 अगस्त 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहाँ पे फोकस करेंगे। और इस पूरा पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आप सबको लगा दिया जाएगा। प्लीज अगर आप चाहते हो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड ही नहीं, वहां से आप कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करके अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज देख लेते हैं। नॉट द हिंदू, माफ कीजिएगा, ये द असम ट्रिब्यून से लिया गया है। असम ट्रिब्यून, क्योंकि देखिए अगर आप देख लीजिएगा परसों के पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट बाहर से जो चीप इंपोर्ट किया जा रहा है ना टी का, उससे इंडिया का टी इंडस्ट्री में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और क्योंकि असम भी एक, ऑफ कोर्स इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, राइट? सो इवेंचुअली, और असम में टी का प्रोडक्शन देखिए, टी से अगर परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ असम देख लीजिएगा, वन मेजर चंक ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो उसके रिलेटेड एक आर्टिकल था, राइट? हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज का जो यह आर्टिकल है ना, आज के आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखो मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस है वह यह है दैट एक तो हम लोग सस्ते टी हम लोग बाहर के देशों से मंगा रहे हैं, राइट? ऊपर से हमारे देश में तो टी उग ही रहा है, तो दोनों टी का मिला लोगे तो ये हम लोग देश में ओवरऑल सप्लाई जो होगा टी का हद से ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर सप्लाई कोई भी प्रोडक्ट का हद से ज्यादा हो गया तो क्या उसके प्राइस में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो सप्लाई और डिमांड में ही तो चलता है, राइट? अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो, या फिर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, उसके हिसाब से बेसिकली प्राइसेस चेंज होते हैं, राइट? तो वही चीज यहां पर भी बोला गया। मेन प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, जो एक तो चीज फैक्टर ये था, मतलब क्या का कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, वो यह है दैट देखो कोई भी एक चाय पत्ती अच्छा क्वालिटी का है, एक चाय पत्ती थोड़ा फीका क्वालिटी का है, उससे थोड़ा नेगेटिव क्वालिटी का है, उससे भी थोड़ा कम क्वालिटी, उससे भी थोड़ा कम क्वालिटी। मैं 5 टी की क्वालिटी को यहाँ पे लाया हूँ आपको साथ, ठीक है? अब देखो अब क्या होता है ना दैट इस टी में आप क्या मिलाते हो? मिल्क मिलाते हो, शुगर मिलाते हो, इलायची मिलाते हो, अदरक मिलाते हो। ये सब जो मिला दोगे ना तो इस वाले टी और इस वाले टी को अगर आप पियोगे ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा। इस वाले टी और इस वाले टी को पियोगे ऑलमोस्ट सेम लगेगा। इस वाले टी को पियोगे ऑलमोस्ट दोनों सेम रहेंगे। इस वैसे ही इस पर टी और इस टी को पियोगे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। मतलब समझ रहे हो मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं? दैट अगर हम लोग मिल्क, शुगर, कार्डमम, जिंजर मिला देते हैं ना तो टी का क्वालिटी भले ही कितना अच्छा हो कितना भी बुरा हो, है ना, आजू बाजू वाले टी के क्वालिटी से ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है दैट आप जो दुकान में टी खरीदने जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टी आपको पीना है, राइट? बट आपको दुकानदार ये वाला पिलाता है। क्यों? क्योंकि दुकानदार को पता है दैट अरे भाई ये तो 1000 रुपए किलो था, ये 700 रुपए किलो है, तो क्यों ना कम खर्चा करूं मैं। समझ लो बात, एक चीज ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज दे आर ब्लेंडेड विद चीपर इंडियन टीज एंड री एक्सपोर्टेड एज इंडियन ब्रांड्स। अब क्या होता है दैट सोचो नेपाल से सस्ते टी को यहां पे इंपोर्ट किया गया, ठीक है? अब उस सस्ते टी में फिर से इंडिया का भी टी को मिलाकर उसको फिर से रीब्रांडिंग करके इंडिया से बाहर भेजा जाता है। अब क्या हुआ दैट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सस्ता वाला टी अगर इंडिया के टी से मिला रहे हो तो ओवरऑल इंडिया के ब्रांड ही तो खराब हो रहा है ना। दुनिया क्या बोलेगी दैट अरे भाई वो टी वाला क्वालिटी जो वो इंडिया से है, मत खरीदो, उसका टेस्ट खराब है। यही ना बोलेगी, है ना? ऐसा तो नहीं बोलेगी ना दैट वो आसाम टी है या दार्जिलिंग टी है या कहां का टी है या कहां का टी है, ये नहीं बोलेगी। सीधा बोलेगी इंडिया का टी है। इंडिया का टी मतलब इंडिया से जितना टी का क्वालिटी जाता है सब खराब हो जाएगा। तो एक ब्रांडिंग कहीं ना कहीं खराब हो रहा है ना, ये चीज जो है देखनी पड़ेगी, ऐसा बोला गया ना। सवाल होता है ठीक है ये सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, हम क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें? तो ये है दैट टू मेक क्वालिटी टीज इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या आता है? पहले तो जो प्लकिंग जो किया जाता है ना टी का, चाय का पत्ती का, वो आप टाइम में कीजिए, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा है हमें मेक श्योर करना पड़ेगा फूड का जो स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसको एडहेयर करके ही चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप टी की खेती कर रहे हो और आप जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो दैट शुड बी मोर और लेस हार्मिंग इन नेचर, राइट? तो वैसे ही नेक्स्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग सबस्टैंडर्ड टी। अब देखो अगर क्वालिटी में अगर आप फोकस करोगे इन एक्टिविटीज को करके तो अनडाउटेडली सबस्टैंडर्ड टी जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ना वो तो घट रहा है ना।
नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन क्वालिटी ऑफ टीज, मेक श्योर करना पड़ेगा, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी दैट देखो भाई टी का भी क्वालिटी के हिसाब से आप पिया करो, है ना। मतलब ऑफ कोर्स यू कांट इंसिस्ट बट एटलीस्ट यू कैन लेट देम नो दैट हाँ टी के भी क्वालिटीज अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज इंपोर्टेड टीज आर ड्यूटी फ्री एज वेल। देखो अब जो नेपाल या फिर डिफरेंट अदर रीजन से टी को इंपोर्ट किया जाता है ना सस्ता टी, उसके आप अरे उसमें आप ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री क्यों रख रहे हो, उसमें आप पैसे लगाओ ना, तब ना वो लोग फिर इंडिया के जो इंपोर्टर्स है वो लोग डरेंगे उस टाइप के सब स्टैंडर्ड टी को इंपोर्ट करने में। आप उल्टा उसको मतलब खुला टिकट दे दियो, जाओ भाई ड्यूटी फ्री हम इंपोर्ट करेंगे, नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आप चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, कल के पेपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था एंड आई थॉट दैट नहीं भाई इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ज़िलिथॉल के बारे में न्यूज़ था, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ना। ज़िलिथॉल है क्या? देखो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च टीम ने एक नया मेथड लाया है जिससे प्रोड्यूस किया जा सके शुगर सब्स्टिट्यूट। चीनी का सब्स्टिट्यूट बोला जा रहा है, चीनी, जिस चीनी को खाकर लोगों का डायबिटीज होता है, जिस चीनी को खाकर लोग के हेल्थ खराब होता है, लोग मोटे होते हैं, वही चीनी का मैं बात कर रहा हूं। अब देखो कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जो कि चीनी के सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसी में एक ज़िलिथॉल भी नाम का एक प्रोडक्ट है जो क्या कहा जा रहा है दैट ये चीनी का सब्स्टिट्यूट है एंड ये हेल्प करेगा डायबिटिक पेशेंट्स को। जनरल हेल्थ ऑफ पीपल जो खराब होता था ड्यू टू ओबेसिटी एंड ऑल, वो चीज नहीं होगा, राइट। तो सवाल होता है ज़िलिथॉल ये क्या है? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स और इसका पोटेंशियल है एज एंटी डायबिटिक एंड एंटी ओबिजोजेनिक इफेक्ट्स का। एक तो इसको खाने से डायबिटिक नहीं होगा, राइट, ओबीज आपका इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके जो दांत है उसमें दांत की कैविटी हो जाती है ना, वो कैविटीज नहीं होंगी, तो इसके फायदे ही फायदे हैं ना जी, है ना। मोर ओवर देखो लोग पेशेंट भी नहीं बनेंगे, तो इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है ना। आपका सवाल होगा सर क्या ऐसा आज तक कोई सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस नहीं किया गया क्या? बिल्कुल किया गया है। तो सवाल होता है इस ज़िलिथॉल के बारे में ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको जो जिस मेथड से बनाएंगे ना, वो मेथड में जो टाइम डिले होता है वो बहुत कम होगा। यही चीज बोला गया है दैट अदर केमिकल मेथड से जो हम प्रोड्यूस करते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट, उसकी ऑपरेशनल बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं जो क्या ज़िलिथॉल के में प्रोड्यूस करने में नहीं होगी। जैसे अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस करें तो अल्ट्रासोनिक यूजेजेस करके वी कैन प्रोड्यूस इट, जिससे विच विल फर्दर रिड्यूस द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन एज वेल। यही नहीं, इट विल इंक्रीज द यील्ड बाई 20% कहा जा रहा है। पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज अगर देख लीजिएगा तो फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्रीज, दैट इज अगर इस शुगर केन को हम लोग फॉरवर्डली इंटीग्रेट करें तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इट, राइट। मतलब ऑफकोर्स जैसे होता है ना फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर, फॉरवर्ड लिंकेजेस को प्रॉपरली किया जा सकता है, राइट। Moreover, it is cheaper than the other costlier chemical processes. Moreover, it is more efficient in production as well. ठीक है, सो ये सब कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ था ईशान उदय स्कॉलरशिप को लेकर, राइट। अब क्यों न्यूज़ में था ना, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ कुछ इस स्कॉलरशिप को लेकर कुछ धांधली चल रही है, इसलिए न्यूज़ में था, राइट। नाउ ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज वेल एज एचआरडी मिनिस्ट्री, जिससे प्रोवाइड किया जा सके स्टूडेंट्स को असिस्टेंस, जिससे वो अपने हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ना नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इनफैक्ट हर साल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो इसमें होते हैं वो 10,000 होते हैं और इसके एलिजिबल स्टेट्स कौन कौन से हैं? नागालैंड को छोड़ के बाकी सारे स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, तो ये सातों के सातों स्टेट्स इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव इसका यही है दैट अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड किया जा सके फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट्स भी अपने हायर स्टडीज को परस्यू कर सके। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो in the northeast region, to focus more on professional education in northeast region, to optimum utilization of northeastern region का budgetary allocation, right, जिससे
बजटरी एलोकेशन मतलब क्या, सरकार जो बजट एलोकेट करती है ना, तो ऑफ कोर्स इस सरकार के बजट में एक ये भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम आता है जिसमें अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर जनरल डिग्री कोर्सेज देन फॉर दैट यू विल बी गिवन एन अमाउंट ऑफ 5,400 रुपीज पर मंथ, but at the same time if you are doing the same thing through any technical institutions, technical or professional courses if you are doing, then government will provide an assistance of rupees 7,800 rupees per month to you, right? next दोस्तों ये मून लाइटनिंग के बारे में बोला गया है। मून लाइटनिंग का मतलब क्या है? देखो, मून लाइटनिंग का मतलब है आपके पास एक जॉब है, राइट, और साथ ही साथ आप एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, समझ रहे हो बात? मतलब इट इज़ एन एक्ट ऑफ हैविंग ए सेकंड जॉब, मतलब जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट या फिर गिग इकोनॉमी या फिर एम्प्लॉयज़ की तरह डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशन में भी काम कर रहे हो, राइट? उसी फिनोमेना को मून लाइटनिंग करते हैं, वही न्यूज़ में था। GS1 के इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ एक जो मेन डिबेट है ना, जो क्या इसके अराउंड उड़ रहा है मून लाइटिंग के अराउंड, वो यह है दैट रिसेंटली स्विगी ने बोला है, लॉन्च किया एक मून लाइटनिंग पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने अलाउ किया एम्प्लॉयज़ को दैट वो उनके एम्प्लॉयज़ अगर चाहे तो दूसरे काम भी कर सकते हैं, है ना? मतलब इस स्टेप से जो स्विगी है वो रिमोट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना। अब जो विप्रो के जो चेयरमैन है ना, ऋषभ प्रेम जी, ये बोल रहे हैं दैट देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना मून लाइटनिंग का, ये बिल्कुल उल्लू बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, राइट? क्योंकि इससे टेक इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली चीट किया जा रहा है। मून लाइटिंग के फॉर के भी कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दैट मून लाइटिंग अच्छा क्यों है, और हम लोग अगेंस्ट पॉइंट भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे दैट ये खराब क्यों है। एक एक करके डिस्कस करें। चलो, सबसे पहले मून लाइटनिंग अगर देख लीजिएगा, ये अलाउ करता है वर्कर को, जिससे वर्कर्स अपने कुछ साइड प्रोजेक्ट या फिर साइड इनकम भी अर्जित कर सकते हैं, ठीक है? ये तो एक हो गया। दूसरा, इट विल लेट देम गेन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स व्हाइल आल्सो हेल्पिंग देम हैव देयर स्किल्स इनहांस, ठीक है? ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों पर्सनल चॉइसेस, दैट इज कहा जा रहा है आफ्टर द कंपनीज शिफ्ट टाइमिंग a person is free to do whatever or he or she wants to do, right? मतलब आपका अगर काम खत्म हो गया तो उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना, आप जो करो, जो मन करो, राइट? नेक्स्ट इज बिल्ड अ गुड प्रोफाइल, दैट इज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अब्रॉड अगर देख लीजिएगा वो कंसिडर करता है सच साइड प्रोजेक्ट्स एज वैल्यूएबल फॉर एडमिशंस इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स जब बाहर के यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप के प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप क्यों नहीं कहिएगा, ठीक है? एक तो ये है, बट कुछ पॉइंट जो अगेंस्ट द मून लाइटनिंग चाहता है वो ये है दैट ये आपका इंटायर वर्किंग टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो है ये चूस लेगा, समझ लो बात? अब इससे क्या होगा नुकसान? एम्प्लॉयर्स का नुकसान होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। आप खुद सोचिए ना, मैं अगर आपको एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मैं मेरे कंपनी में आप काम कर रहे हो और आप अगर इस टाइप के दूसरे कंपनी में भी काम कर रहे हो, क्या आप अपना 100% मेरे कंपनी में दे पाओगे? नहीं। तो क्या मेरे कंपनी के लिए नुकसान है? बिल्कुल हाँ, राइट? साइड जॉब्स मे टेक अवे द एम्प्लॉयर्स प्रोडक्टिविटी, एब्सोल्युटली। देयर इज फियर ऑफ लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी जॉब एज वेल, एब्सोल्युटली, है ना? दैट अगर ऐसा हो ही सकता है ना दैट आप दूसरे कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हो तो मेरा अगर आप कंपनी का डेटा लीक करके उनको दे रहे होगे तो क्या करूँ मैं, ठीक है? सो इसलिए बोला गया मून लाइटनिंग शुड बी द चॉइस अनलेस इट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉयज प्राइमरी वर्क ड्यूटी, ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। एक रिपोर्ट लाया गया है बाय NASSCOM, उसमें बोला गया है हेल्थ केयर इन इंडिया अगर देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इनोवेशन, मतलब ये रिपोर्ट है, ठीक है? इसमें हाईलाइट किया गया है दैट कैसे हमारे देश में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसको आप GS के इस टॉपिक से रिलेट भी कर सकते हैं। स्टेटस अगर देख लीजिएगा इंडिया के हेल्थ सेक्टर का, तो देखो कहा जा रहा है दैट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया अगर पास्ट के मुताबिक देख लीजिएगा तो, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ नए मिशन आए जैसे ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है? तो ये सब तो है ही। मोरओवर कहा जा रहा है ओवर 3 मिलियन से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डॉक्टर का और नर्सेज का हमारे देश में, और ये रिक्वायरमेंट बाई 2025 और भी बढ़ने वाला है। कहा जा रहा है ओवर 2000 हेल्थ टेक स्टार्टअप्स जो है वो अभी तक का आया है, जिसमें 4 हेल्थ स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं, ठीक है? तो ये प्रेजेंट स्टेटस है ना। सवाल होता है दैट हमारे देश में जो ये
भाई जितना भी देर हेल्थ में ग्रोथ हो रहा है, ये हो कैसे रहा है भाई, क्या क्या रीज़न हो सकता है। देखो, एक तो आईसीटी का इस्तेमाल करके जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है ना, इसके कारण ये हो रहा है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया भर में बढ़ रहा है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स अगर इनकम लेवल बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, देन यू विल गेट द मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न, राइट। इंक्रीज प्रेशर एंड डिजीज, दैट इज पैंडेमिक, जैसे अब देख रहे हो ये क्या हो रहा है। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा डिजीजेज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है ना, दैट इस टाइप के डिजीजेस के जब क्वांटिटी बढ़ रहा है तो इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ना, दैट वो ज़्यादा पैसे कमा पाए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आपका डिजीज होगा तो आप तो जाओगे ही डॉक्टर के पास, है ना। इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कहा जा रहा है दैट सीनियर सिटीजन्स जो है अराउंड 2011 में जो 8.6% थे ना, वो 2041 तक 16% हो जाएंगे, विच इज़ ह्यूज। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है। तो अगेन ये सब सारे एक्टिविटीज़ के कारण ही अल्टीमेटली अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, मतलब जो लोग ज़्यादा बूढ़े होंगे, अब बूढ़े लोगों का ज़्यादा बीमारी होता है ना, ज़्यादा बीमारी होता है तो उनके लिए पैसे भी तो खर्च होंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट के क्या क्या है। पहले तो बोला गया है दैट प्राइमरी केयर को आप डिजिटाइज करो, हेल्थ केयर वर्कफोर्स को मेक श्योर करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली बिल्डअप करने हेल्थ केयर वर्कफोर्स को। नेशनल हेल्थ ऐप बनाओ हर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, ठीक है। पीपल सेंट्रिक प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो हमें बिल्टअप करना पड़ेगा, राइट। एंड इट शुड बिल्ड अपॉन डिजिटाइजेशन एंड इनोवेटिव इनोवेशंस विच विल फर्दर लीड द वे टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन इंडिया, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। नेक्स्ट, इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइजेस स्लाइटली, ऐसा बोला गया। इनफैक्ट कहा गया एक रिसर्च सेंटर का स्टडी से पाया गया है दैट सन बायस जो पहले लोगों में था ना, वो चीज़ बहुत हद तक डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में। इनफैक्ट एनुअल जो नंबर है ऑफ बेबी गर्ल मिसिंग का वो भी गिरा है ना। सवाल होता है बेबी गर्ल मिसिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज मिसिंग फीमेल्स का मतलब क्या होता है। देखो ये वो डेटा है ना जो कि रेफर करता है ऑन हाउ मेनी बर्थ वुड हैव अकर्ड ड्यूरिंग द टाइम इफ देयर वर नो फीमेल सेलेक्टिव अबॉर्शंस। अगर फीमेल सेलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं हो तो किस रेशियो में कितना बर्थ होगा फीमेल बच्चों का, दैट इज वॉट मिसिंग चाइल्ड इज, राइट। जिसको, और ये पूरा टॉपिक को आप जीएस के इस हेल्थ वाले टॉपिक से आप रिलेट भी कर सकते हैं। इस हाईलाइट का कुछ अगर रिपोर्ट देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, इन रिपोर्ट्स को अच्छे से आप अपने आंसर राइटिंग के फोल्डर पॉइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले बोला गया यहाँ पर सेक्स रेशियो नॉर्मलाइजेस स्लाइटली, कहा जा रहा है फ्रॉम अबाउट 111 बॉयज पर 100 गर्ल्स टू अबाउट 109 बॉयज टू 108 बॉयज, है ना। ये घटा है ना, देखो ना ये घटा है ना सेक्स रेशियो, जो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा एक बैग में नॉर्मलाइज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना भाई, यही तो बोला जा रहा है। मिसिंग फीमेल्स, प्यू रिसर्च सेंटर का जो रिपोर्ट है वो पॉइंट आउट करता है दैट बिटवीन इतना एंड इतना 9 करोड़ फीमेल बर्ड्स वेयर मिसिंग बिकॉज ऑफ फीमेल सेलेक्टिव एबॉर्शंस, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखो ये सब क्या है, आपको प्रॉब्लमेटिक रीजन ही ना दिख रहा है आपको। नेक्स्ट बोला जा रहा है सेक्स सिलेक्शन अमंग सेक्स हाईएस्ट है सिख पीपल में, दैट इज वो लोग जो फीमेल का सिलेक्शंस होता है ना, सेक्स सिलेक्शंस, वो मैं बोल रहा हूँ। जिसमें मिसिंग गर्ल्स अगर 6 में देखोगे तो स्टडी पॉइंट आउट करता है दैट वाइल 6 मेक अप अराउंड लेस देन 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बट वहीं पर अगर देख लीजिएगा एस्टिमेटेड 5% ऑफ 9 करोड़ बेबी गर्ल्स हु वेंट मिसिंग, मतलब 9 करोड़ बेबी गर्ल, ठीक है, 2000 से 2019 के बीच में जो मिसिंग गर्ल्स है ये कहा जाता है 9 करोड़, ठीक है। उसमें से 5% जो है 6 में ही है, मतलब 6 में जो है फीमेल अबॉर्शंस शायद ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स सिलेक्शन अगर हिंदू देख लीजिएगा तो मिसिंग गर्ल्स अमंग हिंदू में बोलूँगा दैट शेयर जो है ये अबव द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन शेयर, दैट इज हिंदू अगर देख लीजिएगा 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, बट अगर ये देख लीजिएगा एस्टिमेटेड अकाउंट 87% और अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ ऑफ द फीमेल मिसिंग ड्यू टू सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। ये लेकिन नंबर वाइज मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बात, है ना।
नेक्स्ट इज सेक्स सेलेक्शंस अमंग मुस्लिम एंड चिल्ड्रन गर्ल और सॉरी क्रिश्चियंस, है ना। तो नॉर्मली अगर देख लीजिएगा ना, बोथ क्रिश्चियन एज वेल एज मुस्लिम गर्ल्स जो है उनका सेक्स रेशियो है ना, वो कहीं ना कहीं नेचुरल नॉर्म के आजू बाजू ही है, मतलब दे आर नॉट दैट स्क्यूड एज सच, जो कि डिफरेंट अदर जैसे सेक्स या फिर हिंदूज में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। मिसिंग फीमेल्स की अगर बात करें तो अमंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस ये लोअर है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर ग्रुप ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। समझ रहे हो बात ना। एक टर्म आ गया था सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो के बारे में भी बतला देता हूँ। सेक्स रेशियो होता क्या है, ये नंबर है ऑफ द फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। बेसिकली देखो ये जो नंबर है ना, ये इंडिया के टर्म में लेकिन ये वाला डेफिनेशन है, बट बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे नेपाल। तो नेपाल में ये जो सेक्स रेशियो है ना, वो मेल पर 1000 फीमेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ये चीज़ है। Now, it is important indicator to map the gender gap undoubtedly, और सेक्स रेशियो रिपोर्ट जो इंडिया में पब्लिश किया जाता है बाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, इंडिया एट 2047। कहा जा रहा है बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इंडिया का के साथ, दैट इंडिया जब 2047 में आ जाएगा तो इंडिया में एक इक्विटेबल कंट्री हो जाएगा, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हर लोगों के लिए बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। इंप्रूवमेंट इन स्कूलिंग एंड स्किल्स अगर देख लीजिएगा तो कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत काम करना पड़ेगा, जिसमें स्कूलिंग और स्किल्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर एरियाज है। जैसे जिसमें बोला जा रहा है पहला, दैट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बोला जा रहा है वी मस्ट स्ट्रेंथन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर इंस्टेंसेस दैट प्रोवाइड्स स्किल्स नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इस टाइप के रीजन्स को हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द रीजन्स फ्रॉम विच एक्चुअली जो स्किल्स को और भी तराशता है, राइट। Next is it will reduce the number of degrees, that is the degrees that do not serve as gateway to the professional development of knowledge acquisition, ठीक है। तो of course सब डिग्री लेकर क्या फायदा, ऐसा डिग्री होना चाहिए ना जिससे कुछ आप प्रोफेशनली कुछ साउंड बन रहे हो, जिसका प्रोफेशनल कोई वैल्यू हो। अगर ऐसा डिग्री आपने लिया हुआ है जिसका कोई प्रोफेशनल वैल्यू ही नहीं है तो उसका क्या काम है भाई। नेक्स्ट इज बोला जा रहा है बैरियर्स टू एजुकेशन, दैट इज वी मस्ट इंश्योर दैट फाइनेंसेस आर नॉट अ बैरियर टू एजुकेशन। जी हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है दैट अर्ली 2000 से ये रिपोर्ट लिया गया, विच मेड द केस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एज अ मेजर ड्राइवर फॉर चेंज। इसमें बोला जा रहा था दैट कुछ कुछ फैक्टर्स है विच आर लिंक्ड टू एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फर्टिलिटी रिड्यूस हो, अगर सेफर बर्थ हो, अगर बेटर हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन हो, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं दैट अगर ये सब फैक्टर हो तो एजुकेशन ज़्यादा लो तक पेनिट्रेट कर सकता है। एब्सोल्युटली। बट वहीं पे सोचो ना, अगर फर्टिलिटी रेट स्क्यूड हो या फिर बर्थ रेट सेफर ना हो, लोग बच्चे मर जा रहे हैं, या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रॉपर ना हो, तो वहाँ पे अगर आपका शरीर ही नहीं अच्छा होगा तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगा भाई। क्या प्रॉपर एजुकेशन लेकर क्या करोगे, है ना। हेल्थ केयर बियॉन्ड मैटरनल एंड चाइल्ड केयर अगर देख लीजिएगा तो हेल्थ केयर मस्ट मूव बियॉन्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पैकेजेस, है ना। इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए जो कि होलिस्टिक इन नेचर हो, जिससे सिर्फ मैटरनल चाइल्ड ही नहीं बल्कि हर सेक्शन ऑफ पीपल कैन बी टेकन केयर ऑफ, राइट। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को प्रिवेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके थ्रू पीपल को इनेबल करना पड़ेगा टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, प्रिवेंटिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस एक्सेट्रा। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर 2030 अगर देख लीजिएगा तो कहा जा रहा है ऑल्दो ओनली गोल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्टली फोकसेस ऑन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, द अदर गोल्स आर ऑल्सो लिंक टू हेल्थ। जी हाँ, आपको तो लगेगा दैट हाँ भाई गोल 3 में लिखा हुआ है हेल्थ एंड वेलबींग को संभालना है, बट डिफरेंट अदर गोल्स देख लीजिए, जैसे गोल 1 ले लो नो पॉवर्टी बोलता है ना, गोल 2 ले लो जीरो हंगर बोलता है ना, तो पॉवर्टी जीरो हंगर ये डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड नहीं है क्या, बताओ आप खुद ही बताओ। बिल्कुल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट गरबा डांस, गरबा डांस हैज़ बीन नॉमिनेटेड इनटू यूनेस्कोस हेरिटेज लिस्ट। नाउ इसको नॉमिनेट किया गया अभी, है ना। गरबा ये एक डांस फॉर्म है जिसका रिलीजियस एज वेल एज सोशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गुजरात में, है ना। गरबा नवरात्र के समय ये गरबा खेला जाता है, बहुत खूबसूरत ये होता है, मज़ा आ जाता है। अगर इसको अप्रूव कर लिया गया तो ये पहला ऐसा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो जाएगा जिसको गुजरात से लिस्ट मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट मखाना, जिसको जीआई टैग मिला है। मखाना
ये होता है, ठीक है। इसको फॉक्स नट्स भी कहा जाता है ना। सवाल क्या हुआ, मिथिला मखाना, मिथिला रीजन में जो मखाना मिलता है ना, बिहार के नॉर्दर्न पोर्शन को मिथिला कहा जाता है, ठीक है। उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और इससे फायदा ये होगा दैट फार्मर्स जो है, फार्मर को अब ज़्यादा प्राइसेस मिलेगा इन मखाना का, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली ये प्रोटीन में रिच है, फाइबर में रिच है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सब में मखाना बहुत ज़्यादा रिच है। जीआई टैग के अगर बारे में बात करें तो ये एग्रीकल्चरल, नेचुरल फार्मिंग, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या ओरिजिनेट करती है फ्रॉम डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी, राइट। नाउ इट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और ये एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख पाइएगा, पता है आपको दैट कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। मैंने पूछा भी हुआ है पिछले बार, ऐसा क्वेश्चन है। एनीवेज नेक्स्ट आते हैं बेंट टोड गेको। बेंट टोड गेको का एक नया स्पीशीज फाइंड किया गया है अगस्त मलई में, ये वाला रीजन में अगस्त मलई लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, नॉर्मल गेको से इसका ये कैसे चेंज है वो मैं बतला देता हूं। देखो इसकी जो डिस्टिंक्टनेस है ना, वो इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी मॉलिक्यूलर डीएनए के डेटा में है, ठीक है। अब इतना भीतर में घुसना नहीं है है ना, इतना भी भीतर समझ नहीं पाओगे, है ना। ये याद रखना बेंट टोड गेको कहाँ पे मिला था, बस। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी। एक्चुअली उत्तराखंड में इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है, राइट, जिसका इतना पावर है जो क्या स्पेस में अगर 10 सेंटीमीटर साइज का भी अगर माइक्रोस्कोपिक, देखो 10 सेंटीमीटर तो माइक्रोस्कोपिक साइज नहीं होता, बट हाँ अगर यहां से कोई अगर टेलीस्कोप में से अगर आप स्कोप स्पेस में देख रहे हो तो ऑफकोर्स 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है मेरे भाई, है ना। सो बोला गया है मूविंग इन द स्पेस अराउंड द अर्थ, तो ये ऑब्जर्वेटरी अगर चाहे तो 10 सेंटीमीटर तक के स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स माने को भी देख सकता है। अब इससे फायदा ये होगा ना, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट होगा, है ना, पहली बात तो। दूसरा है स्पेस में जो वेस्ट है ना, स्पेस में जो जंक मटेरियल है जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर मिलिट्री सैटेलाइट है, उसको प्रॉपरली नजर रखेगा यह चीज, ठीक है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, स्पेस का सिचुएशन का अवेयरनेस। ये एक नॉलेज है जिसमें आपको स्पेस के इन्वायरमेंट के रिलेटेड सब कुछ पता हुआ रहेगा, जिससे स्पेस का वेदर फिनोमिना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज स्पेस में हो रही है, सब कुछ पता चल जाएगा। ये कवर करता है स्पेस सर्विलियंस और ट्रैकिंग ऑफ मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, स्पेस वेदर मॉनिटरिंग, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग, ये सब कुछ कवर किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। स्टेप्स टेकन, इसरो का अभी तक मतलब इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इस टाइप के चीज़ों करने में। इसरो का एक प्रोजेक्ट है नेत्र, दैट इज नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, उसमें भी स्पेस जंक देखा जाएगा, ठीक है। अब स्पेस जंक क्या होता है ना, देखो जैसे आप सोचो कोई सैटेलाइट है स्पेस में घूम रही है, अचानक से सैटेलाइट खत्म हो गया, है ना, कोई काम का नहीं है, तो वो सैटेलाइट जो है ना स्पेस में ही छूट जाता है। अब उसको उसका ट्रैकिंग वैकिंग कुछ नहीं किया जाता, वो ऐसे घूम ही रहा है, उसको भी क्या ट्रैकिंग किया जाएगा, उस पर तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है ना। अब क्या हो रहा है दैट वही एक सोचो सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा गया, तो ये अगर टकराएगा तो ये जो है ना, दो पहले चीज था, ये टकरा के सोचो 10 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, है ना, हुआ ना। तो देखो यही चीज ऐसे होते होते बहुत सारे स्पेस जंक्स जो है स्पेस के इन एंड अराउंड क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। एंड इंडिया यूएस बायलैटरल स्पेस एग्रीमेंट भी किया गया है, जिसके तहत दोनों देश जो है प्रॉपर स्पेशल सिचुएशनल अवेयरनेस के आधार पर काम कर रही है, इंडिया यूएस के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज में। पहले तो बात तो एमसीक्यूज, वैसे एमसीक्यूज जो क्या कल को पूछे गए थे, ये देख लीजिए, ये पूछा गया था एमसीक्यू, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें दूसरा जो है ना, यहाँ पे 15 दिन था दोस्तों, यहाँ पे 5 दिन दे दिया है, तो ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग। 5 दिन होने से रॉन्ग, 15 दिन होने से सही हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड बर्स्ट इज नॉट करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट देखिएगा सही था, बट चौथा का स्टेटमेंट जो था फोरकास्ट, ये इजीली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्लाउड बर्स्ट के केस में, ठीक है। तो यह चीज़ बेसिकली आपका आंसर इज, दिस इज योर आंसर। नाउ अगर देख लीजिएगा ऑप्शंस में कौन सा है सही, तो सी एंड डी इज द करेक्ट सीक्वेंस। आप देख लीजिएगा आप लोगों का कितना का आंसर सही हुआ है।
आज के क्वेश्चन में देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है सेक्स सिलेक्शन इज हाईएस्ट अमंग सेक्स। दूसरा है हिंदू सेक्स रेशियो इज क्लोज टू द नेचुरल नॉर्म। तीसरा है शेयर ऑफ फीमेल बर्थ मिसिंग अमंग मुस्लिम्स एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज लोअर देन ईच ग्रुप शेयर इन द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2, 3। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली a species of bent-toed gecko is found in which among the following regions? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, लक्षद्वीप या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।